Welcome back to Prep PG Biology. NEET and Class 12th students strategies for enhancement in food production चैप्टर में एनिमल सेक्शन स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने। और एनिमल सेक्शन में हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा था और देन जो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ा था। ये दोनों टॉपिक प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फिनिश कर दिए थे। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले टॉपिक है आपका पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, देन फिशरीज है और देन बी कीपिंग है। ये हमारे आज के टॉपिक है और आज का सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो है इसमें आपको ये तो आपको पता होगा पहले से ही कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या एक्चुअली में करते क्या है। हम जो है बर्ड्स का, चिकन का या जो भी हमारे खाने वाले जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना है, ठीक है, उनको मैनेज करना है, ठीक है। यही मैनेजमेंट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का, ठीक है। और इस टॉपिक में सबसे पहले आपको बता दूं कि ये टॉपिक जब एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट जैसा है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आपने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो जो कॉन्सेप्ट आपने लगाए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट होगा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का वो होगा इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो भी बर्ड्स या चिकन हम डेवलप करने वाले हैं उनकी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, सुटेबल ब्रीड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। सुटेबल ब्रीड्स का मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी यील्ड अच्छी हो, जिसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, जिसमें डिजीज इजिली ना हो, ठीक है। इस टाइप के ब्रीड को हम ज्यादा फेवर करेंगे या उनकी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा हम फोकस करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड आपका जो मोटिव होगा एज पर एनसीईआरटी, वो मोटिव ये है कि हम जो भी बर्ड्स या चिकन डेवलप करेंगे वो डिजीज रेजिस्टेंस हो। वो कैसे हो? डिजीज रेजिस्टेंस होंगे। डिजीज रेजिस्टेंस का बेनिफिट क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, यील्ड ज्यादा मिलेगी आपको। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बस इतना ही पढ़ना है इसके ऑब्जेक्टिव में। देन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो कंडीशंस होते हैं उस पर हम आते हैं। कंडीशंस भी जब आप डिस्कस करेंगे तो ये कंडीशन भी आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट जैसा ही दिखेगा। आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो जो चीजें आपने फॉलो किए थे ऑलमोस्ट सेम थिंग यहाँ पे भी है। क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उनकी फीडिंग को लेकर कि जो भी आप पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो फीडिंग कराएंगे आप बर्ड्स को, चिकन को, वो साइंटिफिक मैनर में आना चाहिए। उनका प्रॉपर उनका कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है, जो उनके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बेटर हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा कंडीशंस में। सेकंड जो पॉइंट है कि हाइजीन मेंटेन करेंगे। हाइजीन, और जहां पे भी आपने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कर रखा वहां क्लीननेस होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का कोई भी अननेसेसरी कॉन्टेमिनेशन किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको शायद पता होना चाहिए कि जो है चिकन और बर्ड्स में जो है वो इन्फेक्शंस का जो रेट है वो बहुत हाई होता है। और इन्फेक्शंस आपको पता है कि जब कॉन्टेमिनेशंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, तो वहां पे आपको डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सो दैट आप हाइजीन और क्लीननेस को आप वहां पे मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। देन आफ्टर आप एडिक्वेट वाटर की बात करेंगे। एडिक्वेट वाटर्स में आपको बता दो कि वाटर जो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के कंपैरिजन में यहाँ कम वाटर यूज होने वाला है, बट वाटर चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर भी है, ठीक है। देन आते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आपको बता दूं कि जो भी डिजीज होते हैं बर्ड्स में, चिकन में, ठीक है, उन डिजीज का ऑब्जर्वेशन, उनका जो स्टडी होना, उनको फिर डॉक्टर से उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें हम हेल्थ केयर में इंक्लूड करेंगे। और ऐसा हम लोगों ने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि वेटनरी डॉक्टर की जरूरत होती है डेयरी फार्म में। तो ऐसा यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जब भी डिजीज होगा तो डिजीज होने के बाद आपको पता है केयर करना पड़ता है किसी भी एनिमल को, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट्स आपको एज इट इज आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डेयरी और जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है ये बहुत हद तक क्या है, कॉमन है, बेसिक लेवल पे, ठीक है। देन आते हैं कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम एक्चुअली में किसको मैनेज करते हैं, कौन कौन से वो
बर्ड्स हैं जिनका हम केयर करते हैं, जिनकी रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग मतलब आप उनको पालते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो क्या है, चिकन है और डक है, चिकन और डक, ठीक है। और समटाइम्स कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे टर्की, गीस का, ठीक है, अदर बर्ड्स का, ठीक है। एनसीईआरटी ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है कि जो भी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं वो सब के सब उनका भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन चिकन प्रियोरिटी पे है क्योंकि चिकन का जो है प्रॉपर प्रोडक्शन भी होता है और कंजम्पशन भी ज्यादा होता है और अवेलेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसलिए डिस्कशन का पॉइंट ज्यादा है ये, ठीक है। देन आपको पता ही है कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम करने क्या वाले हैं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम करने वाले हैं बर्ड्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो बर्ड्स के प्रोडक्ट या वो उसका मीट जो है वो आप यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसका कंजम्पशन करने वाले हैं। यही पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अब स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक आपका फिशरीज, ठीक है। देन आज का नेक्स्ट टॉपिक है फिशरीज। फिशरीज इंडस्ट्रीज में एक्चुअली क्या करते हैं, फिश, शेल फिश या अदर एक्वेटिक एनिमल्स का आप रेयरिंग करेंगे, कैचिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और सेलिंग करेंगे, ठीक है। जिसमें से प्रोसेसिंग आपके लिए नया टर्म है, रेयरिंग आप समझते हैं, कैचिंग समझते हैं, आप सेलिंग समझते हैं, बट जो प्रोसेसिंग है उसका मतलब समझिए। प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। लाइक आप जब डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या था कि मिल्क जो है प्रोड्यूस हो रहा था काउ से और बैफेलो से, और जो वो मिल्क था आपका, मिल्क को आप क्या कर रहे थे, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉमनली प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, फिश या फिश के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और जब भी कोई चीज प्रोसेस हो जाती है तो उसकी जो है वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है और वो आपके लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेसिंग। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं कि लार्ज पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है। वो लार्ज पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड लेवल पे वो किस पे डिपेंडेंट है, वो फिश पे डिपेंडेंट है या फिश प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, और इसके अलावा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, लाइक आपका प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर्स, ठीक है। ये हमारे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसपे हम डिपेंड करते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, इसको लर्न करना होगा आपको। देन आते हैं फिश के टाइप पे आते हैं, ठीक है। फिश के टाइप हम यहाँ पे हैबिटाट के बिहाफ पर क्लासिफाई किए हुए हैं। फिश का जो फर्स्ट टाइप है वो है फ्रेश वाटर फिश और मरीन वाटर फिशेस, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस में कैटिला है, रोहू है, कॉमन क्रैब है, ठीक है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर फिश के। और फिर मरीन वाटर फिश के क्या है, हिल्सा है, सर्डीन है और मैक्रिल है, ठीक है। ये कुछ जो है एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद करना होगा। ये एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहां पे फ्रेश वाटर फिश के एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और मरीन फिशेस, मरीन वाटर फिश के जो है एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो आप एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देन आते हैं कि आप इंडियन इकोनॉमिक पे फोकस करिए। इंडियन इकोनॉमिक को जो फोकस करेंगे तो उसमें आपको फिशरीज का एक बड़ा रोल दिखेगा, ठीक है। एक बड़ा रोल दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि फिशरीज जो इंडस्ट्री है वो हमको इनकम प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और एम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे कि ये एक इकलौता, एक सिंगल सोर्स होता है हमारे लिवलीहुड के लिए, ठीक है। लिवलीहुड के लिए हमारे इकलौता सिंगल सोर्स होता है, मतलब कि हम जो रोजी रोटी हमारी है वो इसी पे डिपेंडेंट है। जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहां पे जो फार्मर है या फिशरमैन है उनका ये सिंगल इनकम सोर्स है, ठीक है। इन्हीं से वो उनका सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि फिशरीज का क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन के लिए, ठीक है। और जब इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिशरीज तो आपको क्या करना होगा, फिशरीज में इंडस्ट्री में आपको फिश का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जैसा आपने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में और आपने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में पढ़ा कि आपको क्या करना है, एनी हाउ सुटेबल ब्रीड को इंक्रीज करना है, ठीक है। उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, डिजीज फ्री बनाना है आपको, ठीक है।
डिजीज फ्री बनाना है, और जिससे क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा यील्ड और प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए एनसीईआरटी ये भी बोलता है कि जो आपका फिशरीज इंडस्ट्री है, इसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डे बाय डे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक एनसीईआरटी ने एक और पॉइंट डिस्कस किया है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है, एक्वाकल्चर और पीसी कल्चर, दोनों में डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, नेम से आपको कुछ क्लियर भी हो गया होगा। एक्वाकल्चर में एक्चुअली क्या बताना है कि जो भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स या प्लांट्स होंगे, उनकी ब्रीड को मेंटेन करना, उनको रेयर करना, उनको फर्दर यूज करना। ठीक है, ये एक्वाकल्चर की स्टोरी में आएगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एक्वाकल्चर इज द प्रोसेस बाय विच कॉमर्शियली वैल्यूएबल फ्लोरा एंड फाना, क्या है, फ्लोरा एंड फाना इज ब्रीड, रेयर्ड, हार्वेस्टेड इन साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, एग्जांपल्स में क्या होंगे, फिश होगा, क्रस्टेशियंस होंगे, मोलस्कस होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को यहाँ पे हमको क्या करना है, उनको मैनेज करना है यहाँ पे। और पीसी कल्चर में क्या है, वनली हमको फिश को मैनेज करना है। ठीक है, वो आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, नेचुरली भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लिए सेपरेट टैंक लगा के फिश का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या पॉन्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीसी कल्चर की स्टोरी है, और ये आपके एक्वाकल्चर। ये दोनों पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी में डिफरेंस के फॉर्म में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका एक्चुअली डिफरेंस के फॉर्म में एक क्वेश्चन बनाया गया है, और वो आपको जरूरी है पढ़ना। तो ये आपका फिशरीज जो है ये फिनिश हो गया। अब आते हैं बी कीपिंग पे। बी कीपिंग एंड एपी कल्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि हम बी कीपिंग क्यों करते हैं। ठीक है, बी कीपिंग क्यों करते हैं ये समझिए पहले। बी कीपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि बी कीपिंग से हमको क्या मिलने वाला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जब आप हनी बी की स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि हनी बी से जो है दो तरह के मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक तो हनी मिलता है आपको, और दूसरा क्या मिलता है आपका, हनी वैक्स मिलता है, या बी वैक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी अगर आप देखो तो हनी का जो है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ये हम मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जो ओल्ड पैटर्न के जो मेडिसिन थे, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी मिलेगा यूज इन द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब ओवरऑल ये मेडिसिन में पहले से यूज होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और न्यूट्रिशन तो था ही इसका सिग्निफिकेंस। देन आते हैं हनी वैक्स पे। हनी वैक्स या बी वैक्स पे आते हैं, तो इसका जो है इम्पोर्टेंस जो है इंडस्ट्री में है, यूज क्या है, इंडस्ट्री में है। देन बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में है, और साथ ही साथ पॉलिश के लिए होते हैं, वेरियस काइंड के पॉलिश बनाने के लिए इस हनी वैक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस हनी बी का, ठीक है, इसके वजह से क्या है कि इसको बहुत टाइम पहले से जो है हम कॉटेज इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि जो हनी बी है, इसके जो सिग्निफिकेंस है, उसके वजह से इसका ये हमारा क्या बन गया, एक इकोनॉमिक सोर्स बन गया। ठीक है, पार्शियल इकोनॉमिक सोर्स बन गया, जो थोड़े बहुत इनकम के लिए अच्छा था। ठीक है, और एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो इसको वर्ड यूज किया है एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से ये यूज किया गया है ये पॉइंट। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बी कीपिंग और एपी कल्चर। बी कीपिंग और एपी कल्चर का एक जनरल आइडिया आप सबको होगा, मुझे पता है। ठीक है, इसका जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमको एनी हाउ जो है हनी बी के जो हाइव होते हैं उनको मेंटेन करना। अगर हाइव मेंटेन है तो हनी बी आ जाएगी वहां पे, और हनी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इवन हनी वैक्स का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ द हाइव ऑफ द हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हनी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और आपको पता है कि हनी बी से जो है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, जो आगे मैं बताने वाला ये प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, जो हमारे जो है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फूड मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सो दैट ये हमारा क्या है, एक पार्शियल इकोनॉमिक सोर्स है। क्या है, पार्शियल इकोनॉमिक सोर्स है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि ये एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज का
पार्ट है, ठीक है। एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री का ये पार्ट है, मतलब कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उस स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो है एपीकल्चर आएगा आपका, क्योंकि ये पार्सल इकोनॉमिक सोर्स है, ठीक है। कैसे इकोनॉमिक सोर्स है आप देखिए ध्यान से। हनी बीज से मिलने वाले जो दो प्रोडक्ट हैं, हनी और हनी वैक्स, इनको देखिए। हनी में देखिए तो हनी में क्या है, न्यूट्रिशन है, आप हनी खाते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो सप्लीमेंट की तरह भी आप इसको कंसीडर करते हैं। और हनी का यूज जो है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी होता है। हनी का यूज कहाँ होता है, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी होता है, ठीक है। देन आते हैं हनी वैक्स की तरफ। हनी वैक्स इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज होता है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पॉलिसेस को बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूजेस है, आपको दिख रहा है, यूजेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सो दैट इसको कॉटेज इंडस्ट्री में हम कॉटेज इंडस्ट्रीज का पार्ट मानते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस ये सब आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसके बिहार पे हम डिमांड हनी की बढ़ रही है, ठीक है, और हनी की डिमांड बढ़ रही है तो हमको लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन करना होगा, लार्ज स्केल में एपीकल्चर करना होगा, ताकि हमारी डिमांड फुलफिल हो सके, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब आते हैं कि जब इसका हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि इसका एरिया क्या होगा, कहाँ पर एक्चुअली में बी कीपिंग पॉसिबल है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पे बी कीपिंग पॉसिबल है। तो उसमें मैं बता दूं कि जहाँ पे वाइल्ड सर्व आपको मिलेंगे, ठीक है, देन फ्रूट्स जो है आर्चर्ड्स मिलेंगे आपको, और कल्टीवेटेड क्रॉप मिलेंगे। फ्रूट ऑर्चिड्स मतलब कि आपके जो फ्रूट्स के जो बागीचे होते हैं, ठीक है, देन जहाँ पे वाइल्ड सर्व होंगे, देन आपका जो जहाँ पे कल्टीवेटेड क्रॉप होंगे, वहां पर इजिली आप बी कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है, इजिली बी कीपिंग कर सकते हैं। और आपको ध्यान दो कि अगर आप इसको बी कीपिंग का प्लानिंग कर चुके हैं तो इसमें आपको एक वुडन जो है एक कंपार्टमेंट जैसा कुछ बनाया जाता है, ठीक है, और जिसको आप कोर्टयार्ड बोलते हैं, जहाँ पे हनी बी का ग्रुप जो है आकर वहां पे हनी के प्रोडक्शन के लिए एक प्लेस के तौर पर इसको कंसीडर करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके घरों के जो है बरामदे होते हैं, या जो घर के जो रूफ पार्ट होते हैं, वहां पे भी ये हनी जो है अपना एक हाउस की तरह एक बी हाइव जो है डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लेस की बात हो गई, ठीक है। और प्लेस जो है, प्लेस जो भी है, उस प्लेस पे जो भी बी हैं आपके, उनको ये क्या चाहिए, ये एक तरीके से उनके लिए रिएक्टेंट है, ठीक है, ये उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वहां पे पॉसिबल नहीं है एपीकल्चर करना, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके इंफॉर्मेशन के बाद अब आता है कि जब इतना सिग्निफिकेंस है हनी बी का, तो इसको लेकर बहुत सारे जो है कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो है इन पे बहुत सारे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं, उन पर्सन को जो है ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन को फॉलो करने के बाद आप एपीकल्चर या बी कीपिंग इजिली कर सकते हैं, ठीक है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ने बी कीपिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है बहुत सारे पॉइंट्स बताया, जिसमें से एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है एनसीईआरटी का वो है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बी, मतलब कि जिस जगह पे, जिस प्लेस पे आपको बी कीपिंग करना, उस वहां के लोकेशंस का, वहां के नेचर का आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ बी की हैबिट्स का आइडिया होना चाहिए आपको। सेकेंड पॉइंट है सुटेबल लोकेशंस फॉर द कीपिंग द बी हाइव, मतलब कि जो प्लेस है जहाँ पे बी हाइव आप डेवलप करने वाले हैं, वहां पे वो लोकेशन कैसा है, वहां का क्या, वहां पे जो हनी बी के जो रिक्वायरमेंट्स है वहां पे फुलफिल हो पा रही है, लाइक उनको हनी बी को वहां पे कल्टीवेटेड क्रॉप मिल रहा है, या वहां पे वाइल्ड सर्व मिल रहे हैं। वाइल्ड सर्व और कल्टीवेटेड क्रॉप्स मिलेंगे तभी वहां पे वो सरवाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट में ये है कि आपको जो हनी बी का जो ग्रुप होता है उसको कैच करना, और जहाँ पे जिस प्लेस पे आप उसको बी कीपिंग करने हैं वहां तक उनको ले जाना, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स, मतलब अलग अलग सीजन में कैसे आप मैनेज करेंगे, ठीक है, बी हाइव को, इसके लिए भी ध्यान देना होगा।
और जो लास्ट है वो क्या है कि जब आप फाइनली जब बी कीपिंग कर लेंगे तो उसका हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हैंडलिंग, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ये सब भी एक पॉइंट है और इसको भी ध्यान देना होगा। तो ये सारी चीजों का जो है ट्रेनिंग कौन दे रहा है? आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड है बी कीपिंग में उनको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और तभी आप बी कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जहां पर भी बी कीपिंग होगा वहां पे एक एडवांटेज मिलने वाला है प्लांट को। वो प्लांट को क्या मिलेगा एडवांटेज? प्लांट को पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे हनी बी, ठीक है। और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हनी बी और प्लांट को म्यूचुअली क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। प्लांट्स को पॉलिनेशन का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। फ्लावरिंग पीरियड में जब फ्लावरिंग होती है तो वहां पे हनी बी जो है पॉलिनेशन कराते हैं और जो हनी बी को प्लांट से मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? नेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो फ्लावर्स के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिससे हनी का फॉर्मेशन होता है या हनी वैक्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरीके से देखें तो दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये आपका बी कीपिंग एपीकल्चर टॉपिक आपका फिनिश हो गया, ठीक है। और अब आगे का जो लेक्चर है आपका एनिमल ब्रीडिंग का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।